हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। मैं सितारा सर आपका स्वागत करता हूं। आज पिछली कक्षा में जो भारत की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में जो कुछ भी बाकी रह गया था उसके आगे के कुछ पहलुओं को देखेंगे और इसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद इस पर कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशंस में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे रोचक प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के बारे में। तो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी। तो जिन्होंने संविधान बनाया तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था और संपूर्ण संविधान जो है हमारा, ठीक है, तो उसके जितने भी प्रकृति हैं, लक्षण हैं, सब हमें प्रस्तावना के माध्यम से देखने को, एक छोटा सा नमूना के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद चला इस पर कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या नहीं, संविधान का भाग माना जाए या नहीं, उससे आके हम देखते हैं इस जगह। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 1960 में, यहाँ पर देखते हैं, नीचे शुरू करते हैं। 1960 में बेरूबारी यूनियनवाद हुआ था, ठीक है, बेरूबारी यूनियनवाद, ठीक है। तो बेरूबारी कौन थे? कोई व्यक्ति थे और भारत सरकार के बीच ये एक वाद यानी कि केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें क्या हुआ था निर्णय, ये 1960 में हुआ था। इसमें निर्णय क्या हुआ था कि उद्देशिका को संविधान का अंग क्या हुआ था, नहीं माना गया था। ध्यान से सुनना, बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं 1967 में गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये भी एक वाद चला था, ठीक है। किनके किनके बीच में? गोलकनाथ और पंजाब राज्य के बीच में। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो प्रस्तावना से संबंधित है उसके बारे में हम लोग, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको ये भी देखना होगा कि ये हुआ था कब। तो ये 1967 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस हुआ था, जो वाद हुआ था, तो उसमें वर्डिक्ट जो आया, उसमें क्या निर्णय लिया गया अंतिम में कि उद्देशिका को संविधान का क्या माना गया था, मूल आत्मा कहा गया था। संविधान का मूल आत्मा कहा गया था किसमें? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही ऐतिहासिक मुकदमा था। ये क्या था? बहुत ही ऐतिहासिक मुकदमा था, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हमने देखा, इस वाद में क्या हुआ कि उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। फिर उसके बाद, उसके पहले हमने देखा कि बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में जो हुआ, उसमें संविधान का अंग नहीं माना गया था प्रस्तावना को। और फिर आगे देखते हैं हम दोस्तों कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही ऐतिहासिक वाद था ये, जो कि 1973 में हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था। तो 1973 का तिथि जो है, ये 24 अप्रैल 1973 को इसका डिसीजन आया था, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। 24 अप्रैल की जो तिथि है भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट तिथि है, ठीक है। तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज का स्थापना भी हुआ था, तो पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। फिर और एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्म भी 24 अप्रैल को ही हुआ था, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद जो हुआ, इसमें क्या निर्णय लिया गया कि इसके तहत भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो सबसे पहले गोलकनाथ, ये बेरूबारी यूनियनवाद में उद्देशिका यानी प्रस्तावना को ही संविधान का अंग नहीं माना गया। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया, ठीक है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था, इसके तहत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। फिर आगे देखते हैं
एसआर बोम्मई, ठीक है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हुआ था ये? 1994 में एक वाद हुआ जिसका नाम था बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ और बोम्मई नाम का कोई व्यक्ति था जो वाद किया होगा इस पर 1994 में। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो अब तक 3 ऐसे देखे जा चुके हैं जिसके तहत संविधान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया 3 वादों में। तो वो कौन कौन है? बेरूबारी यूनियनवाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो बेरूबारी में नहीं माना गया था, गोलकनाथ में माना गया था, ठीक है, केशवानंद भारती में माना गया था और एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में माना गया था। तो ये कुल मिलाकर के 4 वाद हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान था, ठीक है, भारतीय संविधान जो बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को और आंशिक रूप से उसे कुछ अनुच्छेदों के साथ लागू भी किया गया, ठीक है। उसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, ठीक है। तो उस वक्त प्रस्तावना का जो फॉर्म था वो अलग था, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। उससे पहले मैं बता देता हूं कि उद्देशिका की प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं दे सकती है, यानी कि न्याय नहीं कर सकती है, ठीक है। ये केवल जो मस्तिष्क जो निर्माण करता थे, किसके? संविधान निर्माण करता थे, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, उनके मस्तिष्क ने किस तरह के संविधान को बनाया, वो सब एक तरह का निचोड़ है आपके किसमें? प्रस्तावना में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें क्या किया? संशोधन किया गया। तो संशोधन जो मूल ढांचा है इसका, उसमें कोई छेड़छाड़ यानी कि कोई शब्द को नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि 1976 में जो बनाया गया उसमें क्या? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये 2 शब्द जोड़ा गया प्रथम पैरा में, और तृतीय पैरा में क्या जोड़ा गया? अखंडता। तीसरे पैरा में क्या जोड़ा गया? अखंडता। तो बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 1976 से पहले का कोई भी तिथि दे देगा और पूछेगा, ऑप्शन दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा 1975 के प्रस्तावना में नहीं था, ठीक है। तो केवल ये याद रखना है कि 1976 के बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्नों को जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो चलिए, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की, ठीक है, 26/1/1950 की स्थिति, 26 जनवरी 1950 की स्थिति। तो भारत गणतंत्र कब से कहा जाने लगा? 26 जनवरी 1950 से पहले भारत गणतंत्र नहीं था। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत गणतंत्र नहीं था, ठीक है। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ, ठीक है, यानी कि जो रिपब्लिक डे जिस तिथि को हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी, उसका पीछे का कारण क्या है कि उस तिथि को हमने सबसे पहले 1930 में कांग्रेस में स्वाधीनता दिवस मनाया था, और उसके बाद उसी तिथि को हम लोगों ने किसके रूप में, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, जब 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान क्या हो गया? लागू हो गया, पूर्ण रूप से लागू हो गया, ठीक है। तो भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 की स्थिति, ठीक है, प्रस्तावना के ही बारे में पूछ रहा है कि 26/1/1950 की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो 26/1/1950 की जो प्रस्तावना की स्थिति थी
उसमें ये शब्द नहीं थे। ध्यान देना है पहले, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। चलिए, ये शब्द उस वक्त नहीं थे। तो जिस जिस ऑप्शन में ये 3 शब्द होंगे उस ऑप्शन को हम काट देंगे पहले, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन हम शुरू करेंगे इस तरह से, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ये आता है। लेकिन क्या देखते हैं ऑप्शन में कि इससे भी ज़्यादा कुछ दिया गया है। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र आता है, लेकिन क्या इससे ज़्यादा भी कुछ ऑप्शन में उपलब्ध है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष आया तो ये ऑप्शन कट गया है। इस ऑप्शन को अभी खारिज नहीं किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो बीच का 3 गायब कर दिया हुआ है। जो वर्तमान में जो हमारा प्रस्तावना है, यानी 76 के बाद जो हुआ प्रस्तावना, बीच के 3 शब्दों को गायब किया हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए डी क्यों गलत हो जाएगा कि इसमें समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ है, जबकि समाजवादी को कब ऐड किया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन दूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अपने से खुद से पहले अभ्यास करके देखना कि क्या मैं इसे सही बना सकता हूं अथवा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है, तो संविधान के किस सेक्शन में, ठीक है, संविधान का जो है कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमें जो संविधान निर्माता है, बार बार मैं ये बात बता रहा था आपको आज भी, कि संविधान निर्माताओं की दिमाग की झलक, यानी कि उनके मत प्रतिबिंबित होते हैं, यानी झलकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल सही जवाब देंगे इसका। उद्देशिका, मूल अधिकार, राज, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब में से कौन है? तो उद्देशिका। उद्देशिका जो है वो क्या है? संविधान निर्माताओं के मत, यानी कि उनका जो मानना था वो किस में झलकते हैं? तो उद्देशिका में, यानी प्रस्तावना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे राष्ट्र का उल्लेख, ठीक है, हमारे राष्ट्र का उल्लेख हमारे संविधान में किस या किन नामों से किया गया है? यानी हमारे देश का जो संविधान में किन किन नामों से उल्लेख किया गया है? तो इसका साधारण सा जवाब है तो भारत और इंडिया के नाम से किया गया। भारत और इंडिया के नाम से, बस इन्हीं 2 नामों से, अन्य जो नाम है हिंदुस्तान, आर्यावर्त या जो भी हो, तो इन सब नामों से भारत का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, केवल इंडिया अथवा भारत के नाम से किया गया है। चलिए, तो ये प्रश्न हो गया। तो इसका 3 नंबर का कितना आंसर हो जाएगा? तो 3 नंबर का भारत अथवा, ठीक है, इंडिया, ये हो। चलिए आगे देखते हैं, कितने प्रकार का न्याय प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट कर दिया है, एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा था। क्वेश्चन में भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्रम में सजाना है। न्याय का जो ऑप्शन में पहला होगा वो न्याय के लिए होगा, दूसरा जो होगा वो किसके लिए होगा? स्वतंत्रता के लिए होगा, तीसरा जो होगा वो किसके लिए होगा? समानता के लिए, और चौथा जो होगा भ्रातृत्व के लिए। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय की बात की गई। कितने तरह की न्याय? 3 तरह की बात, न्याय की बात की गई। विचार, चलिए देखते हैं स्वतंत्रता कितने तरह की। तो स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, धर्म और उपासना, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं समानता।
ठीक है। तो किसकी समानता है, तो समानता कितने तरह किया गया है, तो समानता जो है 2 तरह की समानता का उल्लेख किया गया है, और भ्रातृत्व, ठीक है, और भ्रातृत्व जिसको बंधुता कहते हैं वो एक है। भ्रातृत्व के जगह पर क्या यूज हुआ है, बंधुता शब्द यूज हुआ है भ्रातृत्व के जगह पर। चलिए, तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, न्याय। तो ऑप्शन में 3 पहले आना चाहिए, तो 3 वाला कौन हुआ, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 3 5 2 1, ठीक है। तो 3 तरह का क्या हुआ, न्याय हुआ, 5 तरह का स्वतंत्रता हुआ, और क्या हुआ, 2 तरह का क्या है, समता या समानता हुआ, और एक क्या हुआ, भ्रातृत्व, ब्रदरहुड जिसको कहते हैं, ठीक है। तो फ्रांस, पिछले क्लास में बताए थे कि फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है ये, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये 3 चीज़। चलिए आगे देखते हैं। 5वां है क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, देखिए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो पढ़ेंगे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जहाँ पर होगा उसके जगह पर सार्वभौम दे सकता है, ठीक है, सार्वभौम दे सकता है, उसके लिए ये भी वर्ड यूज हो सकता है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, और एक क्या है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो फ्लो में भी आप पढ़िएगा, हालांकि प्रस्तावना हर एक व्यक्ति को याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के जगह पर मैंने कहा कि सार्वभौम हो सकता है, जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो यही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य में इसमें बीच का कुछ भाग गायब है, जो कि भाग कौन कौन सा गायब है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये भाग गायब हो गया हुआ है, ठीक है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है, तो समाजवादी के बाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, ठीक है, तो इसी वजह से ये गलत हुआ है। तो ये 5 क्वेश्चन। चलिए तो आगे का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हाँ, तो चलिए आगे के प्रश्नों को भी फिर हम लोग देखते हैं। तो आगे का प्रश्न क्या है कि निम्न शब्दों पर विचार करें, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि प्रस्तावना के अनुसार इनको एक क्रम में सजाना है, इनको क्या करना है, एक क्रम में सजाना है जो सही क्रम है। तो सही क्रम के लिए तो हमें एक बार फ्लो में फिर से पढ़ना होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आपको बता चुके हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को सार्वभौमिक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो सार्वभौमिक जो होगा वो क्या होगा, हमारा पहला होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद क्या होगा, समाजवादी, तो दूसरा क्या होगा, समाजवादी, उसके बाद क्या है, पंथ निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष के टर्म्स में भी देखते हैं, तो पंथ निरपेक्ष जगह पर क्या लिखेंगे, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक, तो लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है, लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है। तो अब इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग, तो सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यानी CADB। तो हमारा ऑप्शन जो है CADB कौन है, तो यही पहला ही ऑप्शन है, CAD एवं B, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन इसमें से जोड़ा गया, ये भी प्रश्न BPSC का ही पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो वेरियस केवल BPSC में नहीं, अन्य PCS भी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इससे रहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन 3 शब्द हैं, तो समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। क्या ग्राम स्वराज जोड़ा गया था, नहीं, ग्राम स्वराज तो हमारे प्रस्तावना में है भी नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन कौन होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन 1 और 3 कहाँ है, यही है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया,
ये 65वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा उपाय है। अभी समाजवादी पूछा, कभी पूछ देगा अखंडता, कभी पूछ देगा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, कभी तीनों को एक साथ लेकर के पूछ देगा, या कभी दे देगा कि इस संशोधन द्वारा कौन कौन सा जोड़ा गया था। तो तरीका बहुत सारे हैं पूछने के। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो समाजवादी शब्द क्या संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए, इतना ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुआ 42वें संविधान संशोधन के तहत कि इसको क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। संविधान में केवल एक बार ही बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, कब, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो 75 की स्थिति पूछ रही है कि 75 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं था, ठीक है। तो कौन सा शब्द नहीं था, तो बंधुत्व ये पहले भी था, संप्रभु पहले भी था, समानता पहले भी था। तो दोस्तों ये शब्द नहीं था, अखंडता। तो 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता तीसरे पैरा में जोड़ा गया था। क्या में पैरा में जोड़ा गया था, तीसरे पैरा में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अखंडता। आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके पहले बना लिया करें, ठीक है, उसके बाद देखें कि क्या आपका प्रयास सही था या गलत था। चलिए आगे देखते हैं। उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका के संबंध में विचार करें। किसके संबंध में विचार करना है, उद्देशिका के संबंध में। जो कथन दिया गया है उसमें से कौन कौन सा कथन सही है इसके बारे में। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ठीक है, तो उद्देशिका प्रस्ताव ही अंतोगत उद्देशिका बना, ये बात सही है या नहीं, सही है, ये 1 नंबर पॉइंट सही है, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात सही है या गलत है, ये बात सही है या गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, हम लोग शुरू में भी देख चुके हैं। आज ही जब वो जो पढ़ा रहे थे संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, उसी में बताया था हमने। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत होगा कहना, क्योंकि इसका संशोधन एक बार किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कि मूल ढांचा है संविधान का, ठीक है। ऐसा कुछ संशोधन न किया जाए जिससे संविधान के मूल ढांचा में छेड़छाड़ हो, ठीक है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये कहना क्या होगा, तो ये जो था हमारा सही था, ये क्या था, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, ठीक है। ये इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल ये शर्त ही रखा गया था कि इस तरह से कोई संशोधन नहीं हो जिससे कि इसके विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। तो कौन कौन सा सही हो गया, 1, 2 और 3, तो किसमें है, तो देखिए ओनली 1 and 2 नहीं, ओनली 1, 2, 4 नहीं, ओनली 1, 2, 4, यही 1, 2, 4, क्योंकि 3 तो गलत है ना, हाँ 3 गलत है यहाँ पर, ओनली 1, 2, 4 होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया प्रश्न। अब आगे देखते हैं, अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि प्रस्तावना का विधि स्वरूप क्या है, विधिक स्वरूप क्या है। तो पहले भी हम लोग देख चुके थे कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कि हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है, तो क्या उस तरह का ऑप्शन है, तो यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रस्तावना का विधि स्वरूप जो है क्या न्याय योग्य है, तो न्याय योग्य नहीं है, इसका मतलब कि यह लागू नहीं किया जा सकता है जहां पर न्याय करने की स्थिति सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय की आएगी। तो वैसी स्थिति में क्या होगा इसका उत्तर, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य, ठीक है, जो लक्ष्य जो दिखते हैं, ठीक है, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है, आमुख लक्ष्य जो है उसका क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो लक्ष्य जो उद्देश्य के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, तो क्या संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सा है, इसमें से कौन नहीं है, तो उसी पर विचार करना है इसमें हम लोग।
सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह की न्याय दिया है, जिसमें से 2 दिया गया है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल स्वतंत्रता में ये दोनों भी आते हैं। फिर उसके बाद अवसर की समानता, बिल्कुल, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये दोनों भी आते हैं। तो क्या इसमें से कोई है ऐसा जो नहीं आता? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब के सब इसमें आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सभी चारों हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर दिए गए में से सभी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये पीसीएस के एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं प्रश्न, कथन और कारण। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए थोड़ा सा जो हैंड राइटिंग है, थोड़ा सा कहीं परेशानी आप लोगों को हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, चूँकि इसलिए मैं प्रत्येक को पढ़ के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। प्रस्तावना में इस तरह का उल्लेख है। इसे सुनिएगा, ये क्या हुआ? कथन हुआ। अब कारण सुनते हैं क्या है। क्या इसका कारण जो है, कथन और कारण दोनों सही है, या जो कारण है इसका सही उल्लेख करते हैं या नहीं, या स्पष्ट करते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि कथन क्या है? सही है। अब कारण देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत यानी कि शुरू में तो ये क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद डायरेक्ट लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता था। इन दोनों के बीच में इन दोनों को ऐड किया गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को इनके बीच में ऐड किया गया। तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी प्रश्न हो गया, ठीक है। 14वां प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि प्रस्तावना आरंभ होती है। क्यों है लौकिक सार्वभौमिकता? क्योंकि प्रस्तावना आरंभ होती है किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोग से। इसीलिए उससे ये स्पष्ट पता चलता है, लोग में अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सभी व्यक्ति आते हैं, मानव के रूप में सभी एक जैसे हैं, यही सार्वभौमिकता है। चलिए आगे देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः सामान्य रूप से मानव है। ये अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव है, इसका क्या अर्थ होता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव, इसका क्या अर्थ होता है? सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अभी ही इसका उत्तर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी को यानी कि सभी लोग, यानी कि हम भारत के लोग कहने से तात्पर्य है कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के यानी कि अन्य जितने भी लोग हैं, यानी इसमें मुकेश अंबानी से लेकर के सारे लोग शामिल है उसमें। गरीब से गरीब तबका का लोग या अमीर से अमीर तबके के लोग सभी उसमें शामिल हैं। मानव के रूप में सभी समान हैं, यानी कि सभी का दर्जा समान है। इसमें कोई अमीर और इसमें कोई गरीब नहीं होता है, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? सार्वभौमिकता। तो ये 15 प्रश्न कुल हो गए हैं, और आगे के वीडियो में अब हम कुछ और प्रश्न इसके बचे हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।